बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। वो 16 साल की लड़की कब से इस गली में खड़ी थी। अभी अभी एक शख्स अपने घर का डस्टबिन खाली करके गया था। जैसे ही वो वहाँ से रवाना हुआ, वो फुर्ती से इस कचरे की ढेर की तरफ आई थी। कचरा टटोल टटोल कर इसमें से कुछ तलाश करने लगी। नीली आंखों वाली वो सफ़ेद रंगत की लड़की भूख से बेताब थी। इस कचरे में से वो खाने की कोई चीज़ तलाश कर रही थी। अचानक ही उसके हाथ एक बासी डबल रोटी का टुकड़ा लगा। वो भूख से निढाल थी। इसे यही किसी गनी माले गनीमत से कम ना लगा था। अभी वो इसे मुंह में रखने ही वाली थी कि किसी ने इसके हाथ से वो टुकड़ा झपट लिया। इसने घबरा कर सर उठाया था। काली आंखों से घूरता हुआ वो नौजवान इसे गुस्से से देख रहा था। वह सर झुका कर रह गई। जानती थी कि वो एक गरीब भिखारिनी की बेटी है। लोग इसे हर जगह से भगा दिया करते थे। फिर ये तो कचरे का ढेर था। लड़के ने अचानक इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ लेकर जाने लगा। वो मासूम लड़की बुरी तरह घबरा गई थी। दिन में सोचने लगी कि ना जाने इससे ऐसा क्या जुर्म हो गया है जिसकी इसे सजा मिलने वाली है। पर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाला वो अजनबी इसकी किस्मत बदलने वाला था। इस छोटी सी 16 साल मासूम लड़की का नाम ज़ैना था। वो एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। बड़ी मुश्किल से माँ बाप इसे पाल रहे थे क्योंकि एक एक्सीडेंट में इसका बाप एक टांग से माजूर हो गया था। यूँ माँ लोगों के घर काम काज करके अपना और अपने शोहर का पेट पाल रही थी। साथ ही अपनी इकलौती बेटी को वो दुनिया जहान की खुशियाँ भी देना चाहती थी। लेकिन अचानक इसका शोहर इस दुनिया से चला गया। शायद माजूर बनकर वो अपने बाप आप को एक बेकार आदमी समझने लगा था। यूं इस अकेली औरत के ऊपर अपनी इस मासूम बेटी की जिम्मेदारी आ गई। फिर भी जैसे तैसे करके वो इसे पालने पोसने लगी। लेकिन एक दिन जिस बंगले में वो काम करती थी, सीढ़ियों की सफाई करते हुए अचानक इसका पैर फिसला और वो नीचे गिरते ही मर गई। जीना की तुम दुनिया ही अंधेर हो गई थी। पहले बाप का साया हटा, इसके बाद माँ इसे छोड़कर चली गई थी। अब मोहल्ले के रहने वाले मर्द इसे भूखी नजरों से देखने लगे। फिर एक औरत ने अपने बूढ़े बेटे की शादी इससे करना चाहिए। वो इस बुढ़े को देखकर बुरी तरह डर गई थी। कम उम्र मासूम लड़की थी, दुनिया के चेहरे ना पहचानती थी। यूं इसी रात घर से भागकर अनजाने इलाके में आ गई। मुसलसल 3 दिन की खवारी के बाद इसकी हालत किसी भिखारन से कम ना हो रही थी। भूख लगी तो सड़कों पर भागना शुरू कर दिया। सोच भी ना सकती थी कि माँ बाप के मरने के बाद वो यूं सड़कों पर रुलने वाली है। जहाँ भी जाती लोग इसे के वजूद को ठुंबोड़ने वाली नजरों से देखते। वो बड़ी डर कर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वैसे भी माँ के साथ एक किराए के घर में रहती थी। इसके ऊपर तो छत भी ना थी। 3 दिन तक सड़कों पर बेयारो मददगार फिरती रही। जहाँ भी जाती लोग इसे भिखारिनी समझ रहे थे। इसलिए अब वो घरों के दरवाजों पर मांगने लगी थी। फिर रात होते ही एक फकीरनी के पास इसकी कुटिया में चली जाती। वो फकीरनी मेहरबान तबीयत की मालिक थी। इसे बेसहारा लड़की समझकर वो इसे अपने पास सोने की इजाज़त दे देती थी। एक दिन वो पूरा दिन फिरती रही, लेकिन किसी ने भी इसे भीख ना दी। जब भी मजबूर होकर वो कचरे में खाने की चीज़ ढूंढने लगी। इसके पास फूटी कोड़ी ना तक ना थी कि वो चंद पैसों से खाना ही खा लेती। अभी वो कचरे में से उठाई डबल रोटी खाने ही वाली थी जब अचानक किसी ने इसके हाथ से लेकर इसे नीचे फेंक दिया था। इसे अपने साथ लेकर एक अनजानी जगह पर जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि लंबा चौड़ा नजर आने वाला वो शख्स कौन है, लेकिन दुनिया के बहुत से रूप देखे थे, इसीलिए बुरी तरह खौफजदा थी। वो इसे अपने साथ लेकर इस इलाके में बहुत दूर चला आया था। फिर इसने एक घर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, उस घर में मेरी बूढ़ी माँ रहती है, इसकी दिन रात खिदमत करना, बदले में मैं तुम्हें रोटी दूंगा। ज़ैना की खौफ से बुरी हालत थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है या इसकी माँ के साथ और कौन इस घर में मौजूद है, लेकिन इसे शख्स से बहुत डर लग रहा था। वो डरी सहमी अंदर आई। फिर चारपाई पर लेटी बुढ़िया को देखकर बुरी तरह खौफजदा होगी। वो इतनी डरावनी थी कि कोई मजबूत दिल का मालिक हो तब भी इसे देखकर डर जाए। लंबे लंबे दांतों और खौफनाक आंखों वाली वो बुढ़िया बड़ी अजीब सी नज़रों से इसे देख रही थी। डरते डरते इसने अपने पीछे खड़े जवान
शख्स को देखा था। वो इस बुढ़िया से कहने लगा, तेरी खिदमत के लिए इस लड़की को ले आया हूँ। तू चाहती थी ना कोई आदमजादी तेरे इस पास मौजूद रहे। देख तू तो किस कदर खूबसूरत लड़की है, इस बोसीदा से घर में 4 चांद लगा देगी। वो बहुत डरावने लहजे में इसे कह रहा था। ज़ैना को इस बुढ़िया के पास छोड़कर वो इस घर से चला गया। बुढ़िया ने इशारे से अपने पास बैठने का कहा, फिर कहने लगी, चल लड़की मेरी टांगे दबा। अब ज़ैना इसकी टांगे दबाने लगी, लेकिन क्या इसकी टांगों पर तो स्वाय हड्डियों के कुछ भी ना था। गोश्त का नामो निशान ना होने की वजह से इसकी हड्डियां ज़ैना के हाथों में चुभने लगी थी। बुढ़िया ने अचानक अपना पंजानमा हाथ उठाया और ज़ैना के चेहरे पर फेरने लगी। खौफ से इसका दिल कांपने लगा। तब बुढ़िया इसे कहने लगी, मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत पाना चाहती हूँ। क्या ये खूबसूरती पाना चाहती है? क्या यह मुमकिन है? वो इसे बड़ी लालची निगाहों से देख रही थी। इसके बाद से वो डर गई। वहाँ से खड़ी हुई सोचा कि यहाँ से भाग जाती हुई इस तरह इन दोनों डरावने माँ बेटे से मेरा पीछा छूट जाएगा। यही सोचकर वो दरवाजे तक आई थी, लेकिन उसान कताओगी जब दरवाजे में खड़े लंबे चौड़े वजूद को देखा, वो बड़ी खौफनाक निगाहों से इसे घूर रहा था। फिर गुस्से से कहने लगा, लड़की क्या तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए? ये देखो तुम अपना लिबास कित कदर बसीदा और फटा पुराना है। मैं तुम्हें पहनने के लिए रेशमी कपड़े दूंगा जो तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा देंगे। तुम यहाँ पर रहो, ऐश करो। अगर मेरी माँ के साथ बना कर रखेगी तो वो तुम्हें शहजादी बना देगी। बोलो, अपनी जिंदगी किसी शहजादी की तरह गुजारना चाहती हो या नहीं? इसका मजबूत लहजा सुनकर ज़ैना को इसकी बातों पर यकीन होने लगा था। वो इस घर को चारों तरफ से देखने लगी। 4 कमरों का बना हुआ ये घर अजीब, वैरान और उदासी लिए हुए था। 2 कमरों के दरवाजों पर बड़ा सा ताला लगा था, जबकि 2 कमरे खुले पड़े थे। कमरे का उजाड़ पर और वैरानी बताती थी कि यहाँ सालों से सफाई ना की गई थी। यह आबादी से बहुत दूर एक वैरान जगह पर वाकई करता। रात तो इस घर में और भी डरावनी महसूस हो रही थी, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर इस खौफनाक बुढ़िया के पास बैठना भी तो आसान काम ना था, जब वो अपनी इस लालची निगाहों से इसे घूरती रहती थी। वो जानती थी कि वो इसकी खूबसूरती को देखती है। बुढ़िया इतनी उम्र की थी, वो इस जैसी खूबसूरत कैसे हो सकती थी? भले ही वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अल्लाह ने इसे हुस्न की दौलत से नवाज रखा था। बड़ी मुश्किल से माँ के बगैर ये चंद दिन इसने काटे थे। लोगों से अपनी इज्जत बचा बचा कर थक गई थी, वरना हर कोई इसे भूखी नजरों से देखता, खाने को दौड़ता था। अब रात गहरी हो चली थी, इसे भूख भी सता रही थी। वो इस बुढ़िया के खौफ से बाइस से जहन में आकर बैठ गई थी। सहन में मौजूद दरख्त की शाखें ज़मीन को छू रही थी। एक तरफ को पड़ता दरख्त का साया बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अचानक वो बुढ़िया अपने कमरे से निकल कर आई थी। इसने देखा वो एक खाली कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। फिर वो इस कमरे से एक छोटी सी हंडिया लेकर बाहर निकली थी। वो हैरत से बुतबनीज की हरकतें देख रही थी। तभी सहन में आकर बैठी। फिर इसने हंडिया ज़मीन पर रखी और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। अपने पंजे नुमा हाथ से ज़मीन खोदती वो बिल्कुल पागल औरत लग रही थी। ज़ैना हर हाल में इस घर से फरार होना चाहती थी, लेकिन जब भी फरार होने की कोशिश करती वो अजीब पागल इंसान दरवाजे में खड़ा दिखाई देता। अब इसने छोटा सा गड़ाई खोदा था कि अचानक इसका वो पागल बेटा सर पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अम्मा फिर से तूने वो काम करना शुरू कर दिया। अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी ये हालत आज इसी वजह से ऐसी है, फिर भी ऐसे काम करने से बाज नहीं आती। अब वो इसे ज़बरदस्ती हाथ से पकड़कर कमरे में लेकर जा रहा था। फिर ज़ैना के सर पर खड़ा होकर गुस्से से चीखने लगा, तुम्हें मैं इस घर में अपनी माँ की खिदमत के लिए लाया हूँ, फिर तुमने इसे कमरे से बाहर क्यों आने दिया? ज़ैना इसके चीखने से घबरा गई। फिर मनमनाते हुए कहने लगी, तुमने मुझे रोटी देने का वादा किया था, लेकिन देखो मैं कितनी भूखी हूँ, तुमने अभी तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। फिर वो दूसरे कमरे में गया। बाहर निकला तो हाथों में एक खाने की ट्रे थी। इस ट्रे में रखे हुए खाने की खुशबू इसकी भूख को बढ़ा गई थी। थोड़ी ही देर में वो सारा खाना चट कर गई। इसे कुछ होश ना रहा था कि वो कहाँ बैठी है। इस भूख ने ही तो आज इसे इस हाल में पहुंचाया हुआ था।
حقیقت بات تو یہ تھی کہ آج تک اس نے ایسا کھانا نہ کھایا تھا۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس خوفناک آدمی سے کہنے لگی یہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا یہ اماں کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ وہ حیران رہ گئی، بظاہر شکل سے بھیانک دکھنے والے اس عورت نے بہت لذیذ کھانا بنایا تھا۔ کھانا کھا کر جیسے اس کے اندر توانائی بھر گئی تھی۔ پھر وہ اس بڑھیا کے کمرے میں گئی اور اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ حالانکہ سوائے ہڈیوں کے اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ بھی نہ آتا تھا، لیکن وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ پھر بڑھیا اسے کہنے لگی کیا تم ایسا لذیذ کھانا روزانہ کھانا چاہتی ہو؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، وہ بڑے پوری اسرار انداز میں زینہ سے کہہ رہی تھی۔ میں اپنے بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں، تمہاری طرح خوبصورت جوان بننا چاہتی ہوں۔ تم مجھے اپنی خوبصورتی اور جوانی دے دو، بدلے میں میں تمہاری زندگی بدل دوں گی، تم ایک شہزادی بن جاؤ گے۔ وہ بڑھیا اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ شہزادی تو بن جائے گی، لیکن ایک بوڑھی شہزادی۔ پھر من ہی من میں مسکرائی تھی۔ اپنے بڑھاپے کا سوچ کر اسے کوئی دکھ نہ ہوا تھا، لیکن جب اسے خیال آیا کہ اسے روزانہ اتنا لذیذ کھانا ملے گا تو دل خود بخود خوش ہو گیا تھا۔ اب اس نے اس بڑھیا کے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ وہ کھانے کے بدلے میں اسے اپنی خوبصورتی اور جوانی دینے والی تھی، لیکن بڑھیا نے چالاکی کی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گی، حتیٰ کہ اس کے جوان بیٹے کو بھی نہیں، جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ زینہ نے اب اس بڑھیا کے ساتھ دوستانہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات ماننے لگی۔ پھر اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی اس خوبصورتی اور جوانی دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بڑھیا نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی رات کے 12 بجے دو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وہ حیران رہ گئی، اس گھر میں تو گھڑی ہی نہ تھی، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ رات کے 12 بج چکے ہیں؟ لیکن جب باہر آئی وہ گھر میں پھیلا ہیبتناک سناٹا اور اندھیرا دیکھا تو خود بخود اندازہ ہو گیا کہ رات بہت گہری ہو چکی ہے۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے اس گھر میں نہ تو اس آس پڑوس سے کوئی آواز آتی تھی اور نہ ہی گلی میں کسی انسان کے چلنے کی چاپ سنائی دیتی۔ اور پھر اس بڑھیا کا پاگل بیٹا تو زینہ کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس نے باہر کی دنیا کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک ہی آسمان پر چاند نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے، کیونکہ سفید روشنی میں نہایا ہوا چاند بل بہت دلکش لگ رہا تھا۔ زینہ اس گھر کے سیر میں کھڑی چاند کو غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان اندر آیا تھا۔ چاند کی روشنی میں وہ کھڑی کسی دلکش شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ وہ نوجوان زینہ کو دیکھنے سے خود کو نہ روک پایا تھا۔ پھر حیران رہ گیا جب اس نے اپنی بوڑھی ماں کے کمرے سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ آج پھر اس کی ماں وہ کام کر رہی تھی جس کام سے وہ ہمیشہ منع کرتا آیا تھا۔ وہ آخر ایسی کوشش بار بار کیوں کرتی تھی؟ اس بار پھر اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے لڑکی کے ذہن پر دھوکے سے اپنے اثرات چھوڑ دیے ہیں۔ وہ اس کی بات مان کر اسے اپنی جوانی اور خوبصورتی دینے پر راضی ہو گئی ہے۔ تبھی تو آج اس کی ماں نئے سرے سے وہ عمل کرنے میں مصروف تھی جس کے بعد وہ جوان ہو جاتی، لیکن ہمیشہ سے ہی اس نوجوان کو اپنی ماں کی یہ بری عادت زہر لگتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے۔ اس بھولی بھالی لڑکی کو تو سوائے روٹی کے اور کسی چیز سے غرض ہی نہ تھا۔ روٹی کھا کر وہ اپنے آپ کو دنیا کی امیر لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تبھی تو ذہن میں ہر چیز سے بے نیاز کھڑی ہو کر چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آج ماں کو کسی عمل سے نہ روکا کیونکہ اس لڑکی کی خوبصورتی سے مسحور کیے جا رہی تھی۔ یہ جان بنا کے اس کی ماں اس لڑکی کی جوانی چھیننے والی ہے۔ وہ اس سے بڑھیا بنا دے گی جبکہ خود اس کی طرح جوان دکھنے کے لیے ایک خطرناک شیطانی حربہ آزما رہی تھی۔ وہ اپنی بڑھی ماں سے بے نیاز ہو کر اس لڑکی کے سامنے گیا اور اس سے کہنے لگا کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے نرم لہجے پر زینہ چونک گئی تھی۔ وہ ہمیشہ صحیح سے غصے میں دیکھتی آئی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی میرا نام زینب ہے، لیکن ابا مجھے پیار سے زینہ کہتے تھے۔ ابا کے ذکر پر اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ پھر وہ نوجوان اسے کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے نظریں جھکا دی، پھر معصومیت سے کہنے لگی مجھے سب یہی کہتے ہیں، میں یہ بات بچپن سے سنتی آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا منہ لٹکا لیا تھا۔
जैसे इसे इस बात ने खुशी ना दी थी। फिर वो इसे खुश करने के लिए कहने लगा, क्या तुम इस घर में बाहर जाना चाहती हो? जैना ने नफ़ी में सर हिला दिया था। फिर वो कहने लगी, नहीं, बाहर मुझे कचरे से रोटी खाना पड़ेगी, मैं वो रोटी नहीं खाना चाहती। मुझे इस घर का खाना पसंद है जो बहुत लजीज और जायकेदार होता है। वो इसकी मासूम बात पर मुस्कुरा दिया। अचानक ही वो मासूम लड़की पलटी तो हैरान रह गई। धुएं से भरा हुआ वो कमरा एक भयानक मंजर पेश कर रहा था। अंदर वो बुढ़िया मौजूद थी। वो खौफ से चिल्ला कर कहने लगी, कहीं तुम्हारी माँ मर ना जाए। वो देखो, इस कमरे में आग लग गई है। वो नौजवान लापरवाही से कहने लगा, रहने दो, मैं ये बरसों से देखता आ रहा हूँ। मेरी माँ हर बार किसी नौजवान लड़की के आने पर यही तमाशा करती है। वो लड़की हैरत से पूछने लगी, क्या मुझसे पहले भी यहाँ कोई आ चुकी है? उसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, हाँ, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत नहीं, तुम इन सब से अलग हो। तो वो लड़कियां कहाँ चली गईं? जैना हैरत से इस नौजवान से कहने लगी। नौजवान गौर से इसे देखता रहा, फिर पूरी सरार लहजे में कहने लगा, जानना चाहती हो कि वो लड़कियां कहाँ हैं? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अचानक ही इस नौजवान ने जैना का हाथ थामा था। इसके वजूद में तो जैसे करंट दौड़ गया। तपश देता इसका हाथ इसकी जान निकालने जा रहा था। वो इसे खींचता ना जाने कहाँ लेकर जा रहा था। फिर अचानक इसने ताला लगा कमरे का दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा जैसे ही खुला, अंदर तो जैसे एक जहान आबाद था। सुनहरी रंग का एक दरवाज़ा इस कमरे के अंदर मौजूद था कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, इस दरवाजे के पीछे एक हसीन दुनिया थी। खिलखिलाती मुस्कुराती कई लड़कियां इस खूबसूरत कमरे में मौजूद थी। जैना ने अपनी 16 साल ज़िंदगी में आज तक इतना हैरत ज़दा मंजर ना देखा था। वो बेखुद सी हो गई। फिर कहने लगी, क्या मैं भी यहाँ रह सकती हूँ? वो नौजवान कहने लगा, नहीं, तुम्हें पहले मेरी माँ का काम करना होगा, इसके बाद ही तुम यहाँ पर आओगे। जैना को अफसोस हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हैरानी, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ रोने लगी थी। वो नौजवान के कदमों में गिरी और कहने लगी, हमें यहाँ से बाहर जाने दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। ये अचानक इन्हें क्या हुआ था? वो उलझन का शिकार थी, पलट कर यहाँ से भागना चाहती थी। इन लड़कियों का रोना जैना से देखा ना जा रहा था। वो ये सारे मामलात ना समझ सकी थी। लड़कियां इस घर से बाहर आना चाहती थीं, जबकि जैना इस घर में जाकर जहाँ की ज़िंदगी पाना चाहती थी। हैरान कुन बात यह थी कि हंसती मुस्कुराती लड़कियां अचानक से रोने लगी थी। ज़रूर इस बात के पीछे कोई राज होगा, यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अचानक एक लड़की ने इसका बाजू थामा और उसे अंदर की तरफ खींचने लगी। वो पूरी तरह घबरा गई। तभी नौजवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इस घर में मौजूद लड़की को पीछे की तरफ धक्का देकर इस घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। जैना आज बच गई थी, वरना वो भी हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाती। वो घबरा कर इससे पूछने लगी, क्या माजरा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये लड़कियां यहाँ पर क्यों कैद की गई हैं। इस नौजवान के चेहरे के तासरात बहुत डरावने थे। फिर वो कहने लगा, उन्होंने मेरी माँ की बात नहीं मानी, इसलिए वो इस कैद खाने में बंद है। तुम्हारी माँ कौन है? वो घबरा कर पूछने लगी। अचानक 2 कदम चलता हुआ इसके करीब आया, फिर कहने लगा, जानना चाहती हूँ? जान कर जहाँ से भागोगी तो नहीं? जैना ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो कहने लगा, मेरी माँ कोई आम औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक जिनजादी है। वो पहले एक जिन्नाती कबीले की मलका थी। मैं इसका बेटा जो वक्त से पहले ही जवान हो गया। आज मेरी माँ जिस हाल में है, इन सब के कसूरवार इस कैद खाने में मौजूद जिनजातियाँ हैं। जैना ना समझी से इसे देखते हुए कहने लगी, जिनजातियाँ? ये सब जिनजातियाँ थीं? क्या ये लड़कियाँ नहीं थीं मेरी जैसी? वो इसकी इस मासूम बात पर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, नहीं, मैं भी एक जिनजाद हूँ और मेरी माँ जिनजादी। वो जिन्नात के कबीले की मलका थी। इसे ये ताज पहनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा सरदार बाप था। वो कबीले की सबसे हसीन जिनजादी थी, लेकिन इसका कसूर था कि वो एक कमज़ोर जिनजादी की बेटी थी। इस गरीब जिनजादी को सरदार के बेटे ने पसंद कर लिया और इसे अपनी मलका बनाकर अपने महल में ले आया। यूं कबीले की सारी जिनजादियों के दिल पर छुरियां चल गई थी। जब भी कबीले में कोई बड़ी तकरीब होती, दूसरे कबीले के आए हुए सरदारों के सामने मेरी माँ किसी मलका की तरह चलती हुई आती तो सारे सरदार इसे झुक झुक कर सलाम करते थे। ये बात जिनजादियों के दिलों में चुभती थी।
क्योंकि वो हैसियत में मेरी माँ से कई ज़्यादा थी। अब वो सारी जिनजादियाँ इस मलका को नुकसान पहुँचाना चाहती थी, लेकिन सरदार के होते हुए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन मेरे बाप की मौत हो गई, जब मेरी पैदाइश में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। मैं नहीं जानता था कि वो अपनी मौत मरे थे या इसके पीछे किसी जिन्नात का हाथ था, लेकिन अचानक इनकी मौत ने पूरे कबीले में एक हंगामा बर्पा कर दिया था। कबीले में कोई भी सरदार के हम पल्ला जिनजात मौजूद ना था। जो इनका ताज मेरी माँ के सर पर रखा गया, जो अनकरीब एक बेटे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जिनजादी दाई ने दगा किया और मेरी माँ को एक खतरनाक जड़ी बूटी घोल कर पिला दी, जिसके खतरनाक असरात इसके जिस्म में दाखिल हो गए थे। अब वो अपनी ताकतें इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई, इसकी सारी ताकतें ख़त्म हो गई। वो बिल्कुल भी बीमार होकर किसी मुर्दे की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। सोचने लगी कि जैसे ही ये बच्चा इसके जिस्म से निकल जाएगा, वो पहले की तरह ताकतवर होने के लिए अमलियात करके अपने आप को मलिका की तरह खूबसूरत ताकतवर बना लेगी। लेकिन ये सिर्फ इसकी खामख्याली साबित हुई, क्योंकि दाई सारी जिनजादियों के साथ मिल गई थी। अब हम इतने बड़े महल में दोनों माँ बेटे किसी कचरे की तरह पड़े थे। मेरी उम्र कम थी, लेकिन माँ जिससे मेरी माँ बाप की ताकतें और मर्तबा हासिल था, वो भी इन सारी जिनजादियों की वजह से साजिश का शिकार होकर बिस्तर से जा लगी। अचानक एक दिन एक खतरनाक जिनजादी मुझे मारने के लिए इस महल में आई, तो मेरी माँ मुझे लेकर वहाँ से फरार हो गई। वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। अगर इस रात मुझे ना बचाती, तो शायद मैं आज यूं जवान बनकर तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। अब हम अपनी जान बचाकर इंसानों की दुनिया में भाग आए थे। जानते थे कि यहाँ हमें कोई पनाह ना देगा, लेकिन हम किसी खाली घर की तलाश में थे। फिर ये घर देखा तो ऐसा लगा जैसे हमारी सारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। हमें कोई ऐसा ही पुराना घर चाहिए था। इस घर की टूटी फूटी दीवारें हमें बहुत अजीज़ हैं। ये घर तो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। मैं कम उम्र था, लेकिन मेरी माँ अभी भी कमज़ोर ना पड़ी थी। वो मुसलसल अमल करती रही। आखिरकार एक दिन इतनी ताकतवर होगी कि इन जिनजादियों से बदला ले सकती थी। लेकिन जिससे वो अमल सीख रही थी, ईसा ने कहा कि अगर तुम इनसे बदला लोगी तो तुम्हारी सारी ताकतें दोबारा फिर से ज़ाहिर हो जाएंगी। देखिए, मेरी माँ इन जिनजादियों से नफरत करती थी। वो कुछ भी करके इन्हें कैद कर खाने में डालना चाहती थी। अब वो ऐसी तस्वुर में थी कि इस घर को अपना महल बना लें। यही सोचकर उसने इस घर के पीछे एक कैद खाना बनवाया और कबीले की सारी जिनजादियों को इसमें फिंकवा दिया। वो अब भी अपने आप को एक मलिका की तरह तस्वुर करती है, लेकिन जिनजादियों से बदला लेने के बाद अब वो अपना दिमाग खो चुकी हैं। वो अपने आसपास किसी जवान लड़की को देखती है तो दोबारा से खुद को मलिका तस्वुर करके इसकी जवानी हासिल करने की बातें करती है। मैं अपनी माँ की मासूम यादों को ज़हन से मिटने नहीं देना चाहता, इसीलिए हर रोज़ दूसरे दिन इस घर में एक इंसानी लड़की को ले आता हूँ, क्योंकि जिनजादियों से मुझे नफरत हो गई है। उन्होंने ही मेरी माँ को आज इस हाल में पहुँचाया है कि वो खुद को भी पहचान नहीं सकती। क्या तुम मेरी माँ की खिदमत करके इसे ठीक करना चाहती हो? वो जिनजाद ज़ैना को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। ज़ैना बहुत दहशत ज़दा थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक आसेब ज़दा घर में रह रही है, जहाँ पर एक जिनजाद और इसकी माँ सालों से रह रहे थे। वो सोचने लगी कि वो भला इस बूढ़ी जिनजादी के लिए क्या सकती है। दिल ही दिल में यहाँ से भागने के मंसूबे बनाने लगे। खाने के बदले में उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया था। वो अपने आप को एक जाल में फंसा चुकी थी। वो बाहर की दुनिया से बहुत दूर हो चुकी थी। पूरा दिन ज़ैना और वो बूढ़ी जिनजादी एक कमरे में रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती इनके दिन की शुरुआत हो जाती थी। ज़ैना को पहले इन दोनों से खौफ महसूस ना होता था, लेकिन अमल होने के बाद इसे हर पल ये एहसास होता कि वो इंसानों के घर में नहीं बल्कि एक आसेब ज़दा घर में रह रही है। फिर इस जिनजात के साथ कोई आया था। ज़ैना इसे देखकर एक दरख्त के पीछे छुप गई थी। वो खौफनाक चेहरे वाला एक बूढ़ा फ़कीर था, लेकिन नहीं जानती थी फ़कीर के भेस में वो भी एक जिनजाद है। अचानक ही नौजवान जिनजाद इसके सामने आया। इसे कहने लगा, बूढ़ा फ़कीर तुमसे मिलना चाहता है। वो बुरी तरह डर गई।
अब वो क्या नया खेल खेलने वाला था। जैसे ही जिनजात के सामने जाकर खड़ी हुई, उसने सर से पांव तक ज़ैनब को देखा, फिर कहने लगा ये लड़की हमारा काम कर सकेगी, शक्ल से मासूम नज़र आती है, हमें ऐसे काम के लिए किसी होशियार लड़की की ज़रूरत है। नौजवान जिनजात कहने लगा, नहीं, इसकी खूबसूरती ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, तुम इसे इस काम के लिए इस्तेमाल करोगे। बूढ़ा फ़कीर कहने लगा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर ये तुम्हारे साथ वफादार है तो भी इसे मेरे साथ भेज दो। बूढ़ा फ़कीर ना जाने इसे कहाँ लेकर जाने वाला था। फिर नौजवान जिनजात जीना से कहने लगा, तुम्हें इसके साथ जाना होगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, नीनी आंखें आंसू बहाने लगी, लेकिन नौजवान जिंदगात को रहम ना आया। वो हर हाल में अपना काम करना चाहता था। अब बूढ़ा फ़कीर इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। वो भी एक जिनजात था, जानती थी कि वो किसी ऐसी ही जगह पर लेकर जा रहा होगा जहाँ पर पहले ही जिन्नात मौजूद होंगे। वो इसे लेकर चलता रहा जहाँ तक कि एक घना जंगल आ गया। इस जंगल में इतने पुराने दरख्त थे कि इनकी घनी शाखें ज़मीन को छू रही थी। ज़मीन पर पड़ता साया माहौल की हैबतनाकी में इजाफा कर रहा था। वो घबरा कर इस फ़कीर से पूछने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिन्नात के कबीले में बड़े डरावने अंदाज में वो फ़कीर मुड़कर बोला था। आखिरकार इसके दिल की बात सच साबित हुई, तो फिर से एक जिन्नात के कबीले में जाने वाली थी, लेकिन इनके पीछे क्या मकसद था वो ये बात नहीं जानते थे। इस बूढ़े फ़कीर ने इसे एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और आंखें बंद करने को कहा। फिर कहने लगा, आज से मैं तुम्हें चंद ताकतें दे रहा हूँ, जिसको पाने के बाद तुम जहाँ पर जाने वाली हो वहाँ पर रहने वाले जिन्नात से ये कहोगी कि तुम एक जिनजादी हो, कबीले का सरदार एक जिनजाद है, तुम्हें किसी भी तरह मजबूर करके इसे इंसानों की दुनिया में लेकर आना होगा। उसने घबरा कर अपनी आंखें खोली थी। फिर कहने लगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं एक जिन्नात के सरदार को इन बातों के लिए कैसे मजबूर कर सकती हूँ? मैं कमज़ोर लड़की हूँ। जीना की आंखों में आंसू थे। वो जिन्नात की कबीले में नहीं जाना चाहती थी, जानती थी कि वहाँ इसकी जान को खतरा होगा। बूढ़ा फ़कीर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, क्या तुम हमसे जान छुड़वाना नहीं चाहती? देखो वो नौजवान जिनजाद इसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम दुनिया में किसी शहजादी की तरह जिंदगी गुजारोगी। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ज़ैनब बड़ी परेशान थी। वो हर बात जान लेना चाहती थी। इस नौजवान जिनजात की खातिर बूढ़ा फ़कीर उदासी से कहने लगा, वही इस कबीले का सरदार बनने वाला था, लेकिन माँ के पागल होने के बाद ज़िंदगी बर्बाद करती है। वो दोबारा से अपने बाप का तख्त हासिल करना चाहता है। ज़ैनब ठंडी सांस बढ़कर रह गई। तो गोया इंसानों की तरह इन जिन्नात को भी बादशाही का लालच होता है। वो इस पुराने दरख्त के नीचे आंखें बंद करके खड़ी हो गई, अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। जानती थी कि वो बुरी तरह से जिन्नात के दरमियान फंस रही है। एक रोटी के लालच ने इसकी अपनी ज़िंदगी खुशियाँ छीन ली थी। थोड़ी ही देर बाद इसके कानों में आवाज़ आई थी, चलो हमारे साथ। इसने छट से अपनी आंखें खोली और खौफ से कांप कर रह गई। इसके सामने दो देव कामत खौफनाक जिन्नात खड़े थे। इनका चेहरा दिखाई ना देता था, लेकिन काली आंखें, काले हाथों पर लंबे लंबे बाल जो इसकी तरफ बड़े थे, वो बेख्तियार पीछे हुई और खुद ब खुद इनके साथ चलना शुरू हो गई। क्या ये सब इस नौजवान जिनजात के साथ मिले हुए थे? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। अब वो इसे लेकर ना जाने कहाँ जा रहे थे, लेकिन अचानक एक जगह वो रुक गई। जी क्या, यहाँ तो गोया एक दुनिया आबाद थी। छोटे छोटे घर एक तरतीब से बने हुए थे, साथ ही एक बड़ा सा सफ़ेद घर भी था जो रोशनियों में जगमगा रहा था। ये घर सबसे अलग और खूबसूरत था। वो इसकी खूबसूरती में महव हो गई थी। फिर जिन्नात जो इसे यहाँ लेकर आया था, वो कहने लगा, तुम एक जिनजादी हो, ये बात भूल मत जाना। आंखों में वो गोया इसे तनबीह कर रहा था। उसने सर हिला दिया था। अचानक ही जिन्नात ने इसके वजूद पर हाथ फेरा। इसके फटे पुराने कपड़े रेशमी लिबास में बदल गए थे। वो जैसे ही अंदर गई तो अंदर के मंजर को हैरत से देखने लगी, क्योंकि वहाँ तो एक जश्न मनाया जा रहा था। जिनजाद ने इसके कान में सरगोशी की और कहने लगा, आज सारे मेहमान इस महल में आए हुए हैं, तुम भी मेहमानों में जाकर खड़ी हो जाओ।
आगे हर काम तुम्हें खुद करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। ज़ेना ने का देखा एक तरफ जिनजाद मर्द और औरतें खड़ी थी, वो भी इनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वैसे भी इसका लिबास हुलिया और खूबसूरत लंबे स्याह बाल इसे खूबसूरत जिनजादी की तरह दिखा रहे थे। अचानक ही ऊपरी जीने से कोई उतरता हुआ दिखाई दिया था, इतना खूबसूरत, वो भी एक इंसान। इसका हुलिया बताता था कि वही सरदार है। जीना ने पहली दफ़ा इसे देखा तो इसे अपने दिल की कैफियत बदलती हुई महसूस हुई। आज से पहले उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस ना किया था। उसने देखा वो सरदार जिनजाद सबसे मिल रहा था, सब इसे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे। धीरे धीरे वो जीना के करीब आने लगा, वो पूरी तरह घबराहट का शिकार हो गई थी। तभी जिनजाद ने इसका हाथ पकड़कर इसे सलाम किया तो इसने भी दूसरों की तरह इसे जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वो मुस्कुरा दिया था। ज़ेना को इसकी मुस्कुराहट बहुत भली महसूस हो रही थी। वो बहुत मेहरबान लग रहा था। सबसे मिलता हुआ किसी शहजादे की मान वो सबसे अलग था। फिर सब जश्न मनाने लगे। थोड़ी देर बाद ही खाना खुल गया था। लजीज खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई थी। ज़ेना भी अपने खाने की प्लेट लिए एक कोने में खड़ी हो गई। वो सारे जिनजादे और जिनजादियों को बड़े गौर से देख रही थी। आज से पहले वो किसी भी जश्न में शरीक ना हुई थी, इसके लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर वो बहुत खुश हो रही थी। नहीं जानती थी कि जिन्नात के कबीले का माहौल इस कदर शानदार होगा। आप यहाँ तन्हा क्यों खड़ी हैं? अचानक ही इसके पीछे कोई मौजूद था। वो पलटी तो हैरान रह गई। वो मेहरबान सरदार मुस्कुराती हुई नज़रों से इसे देख रहा था। इसके हाथों में पसीने आने लगे। फिर वो कहने लगा, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जिनजादी नहीं देखी। तुम किस कबीले से आई हो? ज़ेना ने कोई जवाब ना दे बन पाया था। वो घबराते हुए कहने लगी, मैं एक जंगल में रहती हूँ, तन्हा, किसी कबीले से नहीं। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, इसीलिए एक दरख्त पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जहाँ महफिल देखी तो बस यूं ही चली आई। इसके मुंह से जो कुछ निकल रहा था बस वो बोले जा रही थी। जिनजाद मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, आज से आप इसी महल में रहेंगे। आप भी एक जिनजादी हैं, इसीलिए हमारे कबीले के साथ जुड़ कर रहे। ज़ेना ने इसका शुक्रिया अदा किया। दर हकीकत वो इस मेहरबान जिनजाद को दिल दे बैठी थी। अपने आने का मकसद भूल कर वो इसे देखे जा रहे थे। फिर रात गए तक जश्न चलने लगा, ख़त्म हो गया। सारे मेहमान रुखसत होकर अपने अपने कबीले में वापस लौट गए थे, लेकिन ज़ेना यहाँ पर मौजूद थी। तभी एक जिनजादी आई और इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। इसकी आंखों में ज़ेना के लिए हसद था। वो गुस्से से इसे कहने लगी, तुम कहाँ से आई हो? इस खौफनाक जिनजादी को देखकर डर गई। तभी गड़बड़ाते हुए कहने लगी, सरदार ने मुझे इसी महल में रुकने का कहा है। जिनजादी ने इसे बाजू से पकड़ा और कहने लगी, मुझे तुम पर शक है। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम जिनजादी नहीं बल्कि एक आदमजादी हो। चलो मैं तुम्हें सरदार के पास लेकर चलती हूँ। वो ज़ेना को घसीटते हुए सरदार के पास ले गई थी। इसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ गई कि आज इसके झूठ का पोल खुलने वाला है। थोड़ी ही देर में वो सारे दिन रात और जिनजात और जिनजातियाँ इसका यहाँ आने का मकसद जान जाएंगे। अचानक ही एक दिन ज़ाल इसके सामने आया था। ये वही था जो इसे महल में साथ लेकर आया था। इसने इस जिनजादी का हाथ थामा और कहने लगा कि सरदार की खास जिनजादी है, तुम इसे कुछ नहीं कह सकती। वो जिनजादी इससे उलझ पड़ी और कहने लगी, लेकिन मुझे इस पर शक है, ये एक लड़की है और हमें झूठ कह रही है कि ये जिनजादी है। लेकिन जिन्नात ने इसे वापस जाने का कह दिया और कहने लगा, ठीक है, इस लड़की को मैं देख लेता हूँ, तुम्हें मलिका ने अपनी ख्वाबगाह में बुलाया है। वो जिनजादी सर झटकते गुस्से से देखते हुए वापस चली गई थी, लेकिन वो जिन्नात गुस्से से ज़ेना को कहने लगा, तुम जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करो। अभी इसी वक्त सरदार के ख्वाबगाह में जाओ, इनकी खिदमत करो, इनके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो ताकि वो जल्दी तुम्हारे धोखे में आ जाएं। ये क्या कर वो वहाँ से चला गया था। ज़ेना बहुत परेशान थी, जानती थी कि ये काम करना इतना आसान नहीं है। वो जिन्नात और इसकी पागल माँ जिनजादी इस महल पर राज करना चाहते थे। उन्होंने ज़ेना को बतौर मोहरा इस्तेमाल किया था। घबराते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर सरदार की ख्वाबगाह में जाने लगी। इसने जैसे ही ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। सरदार एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। उसने मुस्कुराती हुई नज़रों से ज़ेना को देखकर अंदर आने को कहा।
وہ ہمیشہ سے ہی مہربان مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ وہ نرم لہجے میں زینہ سے پوچھنے لگا۔ آج تک کبھی اس نے کسی کا مہربان لہجہ اتنا نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے سردار سے کہنے لگی، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ایک جوان جنزاد ہوں اور طاقتور بھی، مجھے کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برابر والے کمرے میں میری بوڑھی ماں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، پوری رات ان کی خدمت کرنا، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ سردار نے اسے اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اس کی ماں کے پاس چلی آئی۔ وہ اس سے بھی زیادہ مہربان طبیعت کی مالک تھی۔ پوری رات زینہ سے میٹھے میٹھے لہجے میں باتیں کرتی رہی، بتاتی رہی کہ کیسے اس کا بیٹا ایک غریب جنات تھا، لیکن اپنی محنت اور کوشش سے وہ آج اس مال کا سردار ہے۔ زینہ اس کی باتیں سنتے سنتے ملکہ کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ اچانک ہی کسی نے کی تیز چیخنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ گھبراتے ہوئے اٹھی۔ یہ تو وہی جنزادی جی جو اسے آگ بگلا کر بول رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ملکہ کے کمرے میں سونے کی؟ چلو میں تمہیں اس مال سے دھکے دے کر نکالوں گی۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے نفرت محسوس کر رہی تھی، شاید اس کی خوبصورتی اور نیلی آنکھوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ جنزادی جیسی نہ دکھتی تھی۔ وہ سب سے الگ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ تبھی ملکہ اندر آئی تھی۔ اس نے جنزادی کو غصے سے کہا، تم اس معصوم جنزادی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ سردار نے مجھے بتایا کہ یہ بے سہارا ہے۔ وہ جنزادی نفرت سے زینہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب ڈھونگ کر رہی ہے۔ ملکہ عالیہ، مجھے اس پر شک ہے، یہ جنزادی نہیں بلکہ ایک آدمزادی ہے۔ ملکہ بری طرح چونک گئی۔ وہ غور سے زینہ کو دیکھنے لگے۔ زینہ کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اچانک ہی کسی نے تیز تیز خواب گاہ کا دروازہ بجایا تھا۔ پھر وہی جنزاد اندر آیا جو ہر موقع پر زینہ کو بچانے پہنچ جاتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کروا دی تھی اور ملکہ سے کہنے لگا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ سردار نے ابھی اور اسی وقت آپ کو نیچے بلایا ہے۔ پھر جنزادی کو کہنے لگا، سردار نے تمہیں بھی نیچے بلایا۔ وہ جنزادی پاؤں پٹکتے غصے سے نیچے چلی گئی تھی۔ موقع دیکھ کر جنزاد زینہ کے پاس آیا اور غصے سے کہنے لگا، تم اتنی نادان کیسی ہو سکتی ہو؟ ملکہ کی خواہگاہ میں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھنا، اگر اپنی دنیا کی زندگی بدلنی ہے تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ کسی بھی طرح کر کے سردار کو اپنے ساتھ انسانوں کی دنیا میں لے جاؤ۔ وہاں پر میں نے اور اس نوجوان جنزاد نے سارے معاملات طے کر رکھے ہیں۔ جیسے یہ انسانوں کی دنیا میں جائے گا، بوڑھے فقیر نے اسے اپنے پاس قید کر لینا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا امیر ہے، اس نے پہلے ہی عمل تیار کر کے رکھا ہے۔ جب تم اتنا سا کام ہی کر نہیں سکتی تو تمہاری اس خوبصورتی کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے تمہارے پیچھے بہت محنت کی، اب تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ وہ معصوم لڑکی بے بسی سے رونے لگی تھی۔ نہیں جانتی تھی وہ اتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جیسی اندھیرا پھیلا، سب اپنی اپنی خواہگاہ میں چلے گئے، لیکن وہ بے بسی سے سردار کی خواہگاہ کے باہر کھڑی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ پھر دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر چلی آئی۔ سردار نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا، پھر کہنے لگا، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ ہمیشہ سے ہی میٹھی مسکراہٹ کے لیے اس کا استقبال کرتا تھا۔ زینہ کے ہاتھوں میں پسینے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی، میں آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ جنزاد حیران ہوا، پھر کہنے لگا، کہاں پر؟ کیا تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ وہ نظریں نیچی کر کے کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک شیطان میرے پیچھے پڑا ہے۔ جب بھی اس محل میں سے باہر جاتی ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس کا ٹھکانہ دکھانا چاہتی ہوں۔ جنزاد مسکرایا، پھر کہنے لگا، لیکن ہمارے قبیلے کے سارے جنزاد بہت نیک ہیں، وہ کبھی کسی آدم ذات کو نہیں ستاتے۔ اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا، حیرت سے سردار کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، تم ایک آدم زادی ہو کیا؟ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ وہ سمجھ گئی کہ آج وہ مرنے والی ہے۔ بالآخر سردار اس کی حقیقت جان گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، پہلے دن ہی تمہاری نیلی آنکھوں کو دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ تم جنزادی نہیں بلکہ ایک لڑکی ہو، تو انسانوں کی دنیا سے آئی ہو۔ تمہارا یہاں آنے کا مقصد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہاری چہرے کی پریشانی بتا رہی ہے کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر زینہ ہزاروں قطار رونے لگی۔ اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ اس سردار سے کیا کہے۔ ایک درخت وہ
वो इससे मोहब्बत करने लगी थी तो दूसरी तरफ बहुत से जिनजात इसके पीछे पड़े थे। फिर सरदार ने इसका हाथ थामा और इसके बारे में सब कुछ जान लिया। वो समझ गया कि इसके दुश्मनों ने नई चाल चली या इसको इस तख्त से हटाने के लिए इस लड़की को ढाल बनाकर बेचा। वो जिनजात कहने लगा क्या तुम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हो? जीना ने रोते हुए सर हिला दिया था। फिर बेबसी से सरदार को कहने लगी लेकिन वो नौजवान जिनजात मुझे जान से मार डालेगा। सरदार ने इसे समझाया और कहने लगा वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो इतना ताकतवर होता तो खुद भी मुझसे बदला लेने यहाँ आ सकता था, लेकिन इसने तुम्हें भेजकर ये साबित कर दिया कि आज भी वो मुझसे ताकत में बहुत पीछे है। वो बेबसी से रोते हुए सरदार से कहने लगी लेकिन वो आपसे ये सब क्यों छीनना चाहता है? वो खला में देखते हुए कहने लगा क्योंकि आज से कई सालों पहले मेरे सरदार बाप और इसके बाप की गहरी दोस्ती थी। दोनों की सालों की दोस्ती बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने एक साथ शादियां की और एक साथ ही हम दोनों की इनकी ज़िंदगी में आए थे। लेकिन हाथ से मैं इसका बाप मर गया था तो इसकी माँ के साथ निहायत बुरा सलूक किया गया। वो अपनी माँ को लेकर अपने महल से दूर चला गया, लेकिन मेरे नसीब में अपने कबीले की बादशाही लिखी थी, इसलिए अपने बाप के मरने के बाद मैं यहाँ का सरदार बन गया। लेकिन नहीं जानता था कि दोस्त माँ दुश्मन मेरे इस मर्तबे से हसद करता है, तभी तो वो मुझे हटाकर खुद सरदार बनना चाहता है। इसका ये सपना पूरा ना हो सका क्योंकि वो सालों से इंसानों की दुनिया में रह रहा है। वो हम जैसी जिन्नात की तरह ताकतवर नहीं। वो मुझे में इंसानों की दुनिया में इसलिए भेजना चाहता है ताकि मैं इसकी तरह कमज़ोर पड़ जाऊं और फिर वो आसानी से इस महल के तख्तों शाही संभाल ले। लेकिन तुम एक बहुत प्यारी और मासूम लड़की होने हो, अपने जिनजादों से कह कर तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भिजवा दूंगा, साथ ही तुम्हारी हिफाजत के लिए 2 दिन रात भी इस घर में तैनात कर दूंगा जो दिन रात तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं जल्द ही इस बात का पता लगा लूँगा कि वो दुश्मन माँ जिन्नात कौन है जो ये सब करवा रहा है। पहली बार जीना ने इसे गुस्से में देखा था। वरना वो तो हमेशा मेहरबान मुस्कुराहट लिए बात किया करता था। अगले ही दिन पूरे महल के जिनजात और जिनजादियाँ जमा हो गए थे। सब हैरान थे कि सरदार ने इन्हें क्यों इकट्ठा किया है। फिर सरदार ने सबके सामने ऐलान किया कि इंसानों की दुनिया से आई हुई एक बहुत प्यारी मेहमान है, हम इसे बहुत इज्जत से यहाँ से रुखसत करना चाहता हूँ, इसलिए सारे जिनजाद और जिनजादियाँ इसे तोहफे तोहफ़ देकर रुखसत करें। फिर ज़ैना हैरान रह गई जब बारी बारी एक एक करके जिन्नात और जिनजादियाँ इसके पास आते रहे और इसे कोई सोने की अंगूठी दे रहा था तो कोई जिनजादी अपने सोने का कुंदन उतार कर इसे पहना रही थी। जीना के पास मौजूद थैला जेवरात से भर गया था। वो नहीं जानती थी कि यहाँ के सारे जिन्नात इस कदर मेहरबान होंगे। वो जितना शुक्रिया अदा करती कम था। फिर आखिरकार वो जिन्नात इसे इसकी दुनिया में छोड़ने जा रहे थे। जीना ने पलटकर सरदार को देखा जो आज भी मेहरबान मुस्कुराहट लगे इसे रुखसत कर रहा था। वो सोचने लगी कि वो अपने दिन की बात सरदार को बताई या नहीं, कि वो इससे मोहब्बत करने लगे, लेकिन फिर अपने दिल पर इसकी मोहब्बत का बोझ लिए वो इस महल से रुखसत हो गई थी। आज वो एक बड़े से बंगले की मालिक है। पचड़े से चुनकर खाने वाली जीना आज अपने बंगले पर ढेरों लोगों को मुफ्त खाना खिलाती है। सब लोग इसे रानी बेगम कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े दिल की मालिक है। इसने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी यूँ ही गुजार ली और शादी ना की, क्योंकि आज भी वो इस सरदार जिनजात से मोहब्बत करती है। तो आप ही बताएं कारें, जीना को सरदार से इज़हार मोहब्बत करना चाहिए था या नहीं, या अपने इश्क की कसरत लिए इसे ऐसी ही ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए थी। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। इसे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।